हमारे अल्पसंख्यक के जो कार्यकर्ता है ये बड़ी मेहनत करते हैं साहब, बड़ी मेहनत से लगन से जो तो ये कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने पक्ष का काम करते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि इनको अल्पसंख्यक का एक बड़ा हिस्सा हमको मिलना चाहिए साहब। नायकवाड़ी साहब, अल्पसंख्यक को एक बड़ा हिस्सा हमारे कारपोरेशन के इलेक्शन में मिलना चाहिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। और सारी बातें अब निचोड़ जो तो नायकवाड़ी साहब आपके सामने पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि साहब ने मेरी बातों को सुना और सब जितने मंच पर है सभी ने जो तो मुझे इज्जत से बख्शा, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहब को बोलता हूँ कि बाकी जो भी बातें साहब इंशाल्लाह मैं ऐसा लगता है कि साहब अच्छी तरह आपको समझा देंगे, क्योंकि गुज़िश्ता भी जब साहब का दौरा हुआ था, मुझे लगता है 6-8 महीने हो चुके इलेक्शन के अपने आमदरकी के जब इलेक्शन थे, वो टाइम में साहब ने बहुत जैन में जो सब रहता ना भाई ये क्या वो क्या, लोग बहुत जैन में जो तो क्या बोलेंगे कुछ काम रहता नहीं, लेकिन बस जैन को ख़राब करने का काम करते। लेकिन सारे जैनों को साहब ने किया और इसका नतीजा हमने विधानसभा में देखा, हमारे 41 सीटें 42 सीट चुन के आई। एक शेर यहाँ पे अर्ज करूंगा कि ये मेरे अल्फाजों से मेरे दिल में झांकना चाहते हैं, ये जो लोग मेरे अल्फाजों से मेरे दिल में झांकना चाहते हैं, नादान है वो लोग किनारे पे बैठ के समंदर देखना चाहते हैं। नहीं बड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अखिलेती शोबा यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सूबे के नायब वज़ीर आला जनाब अजित पवार साहब ने हमें आदेश दिया, हुक्म दिया कि आप महाराष्ट्र में हर ज़िले में जाओ, अल्पसंख्यक के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता से बात करो, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं, क्या होना चाहिए था क्या हुआ है, इस बारे में गुफ्तगू करो और जो भी मसले रहेंगे मकामी उन मसलों के सिलसिले में भी बात करो और हम पार्टी की जानिब से सरकार में होने की वजह से हम इनको क्या मदद कर सकते हैं इसका खाका बनाओ और फिर वापस आओ। और उसी के तहत हम महाराष्ट्र के हर ज़िले में जा रहे हैं। हर ज़िले में जाके हमारे लोगों से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, हमारी पार्टी के नहीं दिगर पार्टी के भी लोगों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या मसले हैं उनको समझ रहे हैं और अब पूरा खाका बना के आने वाले वक्त में अजीत दादा को पेश करेंगे। इसलिए बताया अजीत दादा ने ये बात कि हम इक़्तिदार में हैं, सत्ता में हैं और अल्पसंख्यक हमसे जुड़े हैं। आज जब हम सत्ता में हैं और अल्पसंख्यक हमसे जुड़े हैं तो ऐसे वक्त में अगर हम अल्पसंख्यक के जो बचे कुछ काम हैं वो करना चाहिए, वो करने के लिए खाका तैयार होना ज़रूरी है। और इसी के तहत आपके इस तारीख़ी शहर, जिस शहर से हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सवानी हयात जुड़ी है, उस तारीख़ी शहर में आना हुआ है। इस प्रोग्राम के लिए यहाँ स्टेज पर मौजूद मेरे साथ आए हमारे महाराष्ट्र के आपके शहर के कार्याध्यक्ष जनाब मुबीन भाई सिद्दीकी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रसिद्ध प्रमुख जनाब धुलिया से जो आए हैं ताहिर मिर्ज़ा बेग साहब, यहाँ के शहर के ज़िला अध्यक्ष जनाब असद पटेल साहब, उसी के साथ यहाँ नशिस्त पर मौजूद इज़्ज़तमाब शख्सियत जनाब विनोद जाधव साहब, नागेश भालेराव जी, नबी पटेल साहब, कन्नड़ से आए अहमद भाई और जिनका हमेशा आपके कामों में ताउन रहा है वो गयास बागवान साहब, हमारे कार्याध्यक्ष कयूम भाई और तमाम मोतबर लोग, सबके नाम मैं नहीं ले पाया इसलिए माज़रत चाहता हूँ, कोई मुझसे नाराज़ नहीं होए क्योंकि चिट्ठी लिख कर देने वाला कोई और है और पढ़ने वाला मैं हूँ। हो सकता है एक आध दूसरा लिखने वाले के तरफ से रह गया हो। आमच्या युवतीच्या अध्यक्षा आप खामोश रहेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, खामोश, बिल्कुल खामोश रहेंगे, बिल्कुल खामोश, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ ये सब मोतबर हजरात और आप तमाम लोग बड़े देर से आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे आने में देर हुई इसलिए आपकी माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोगों के हॉस्पिटल्स और कुछ प्रोग्राम थे जहाँ विज़िट करना था इसलिए देरी हुई है। मैं आपको बता दूँ कि पीछे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा क्योंकि मगरिब से पहले अपने को ये बात ख़त्म करनी है।
एक तो एक अजीत दादा ने 2 साल पहले जुलाई में फैसला लिया 2023 जुलाई में कि हम हुकूमत में शामिल होंगे, जबकि उस वक्त हुकूमत ए भाई ये चावल है भाई, अभी बात शुरू हो रही है तो इंतजार मत करो, खामोश रहो, उम्र दो, बाद में देखेंगे। 2 साल पहले दादा ने फैसला लिया कि हम हुकूमत में शामिल होंगे। उस वक्त दादा तो अपोजिशन में बैठे थे और हुकूमत सिर्फ 2 पार्टियां चला रही थी, एक थी बीजेपी और एक थी शिवसेना, शिंदे की शिवसेना। अब ऐसी हालत में दादा ने जब ये फैसला लिया तो बहुत सारे लोगों ने हमारे एतराज़ करना शुरू कर दिया कि बोले अरे यार ये क्या कर दिया दादा ने। बोले बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी में गए। अब बात से बात बढ़ा दी गई, बोले बीजेपी में ही गए। हमने ये नहीं सोचा कि फैसला क्यों लिया गया। जिस वक्त ये 2 पार्टियां गवर्नमेंट चला रही थी, हमारा नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था, हमारी बात करने वाला कोई नहीं था, हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे हालात में दादा एक काम करने वाला नेता है और उसके पास हम हमारे काम के लिए जाते और दादा ये बोलते हैं कि अरे मी काय करो, मी विरोधी पक्षात आहे, माझ्याकडे काय आहे। दादा ने यह तय किया कि लोगों को ऐसी बोगस बातें बोलने से बेहतर है कि मैं गवर्नमेंट में शामिल हो जाऊं और गवर्नमेंट में शामिल होकर इनका हिस्सा, इनका हक इन तक पहुंचा दूं। और इसी मकसद के तहत दादा ने यह फैसला लिया। अब दूसरी बात शुरू हो गई, बोले अभी दादा पहले जैसे नहीं रहेंगे, अभी बीजेपी के साथ दोस्ती हो गई, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में बैठ गए। आपले जिल्हाध्यक्ष कैलास भाऊ यांचा या ठिकाणी मी स्वागत करतो और कहने लगे कि अभी बीजेपी के साथ दादा की दोस्ती हो गई, अभी दादा तो अपने रवैया बदलेगा, अपने साथ दादा का भी रवैया बदलेगा, अब दादा तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। दादा ने उसी वक्त 2 चीज़ें अपने तरफ से साफ कर दी। एक तो ये बता दिया कि गवर्नमेंट में हमारी शमूलियत सिर्फ इस डेवलपमेंट के लिए है, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए है, इससे ज़्यादा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पार्टियां गवर्नमेंट में है वो अपने ख्यालातों पर रहेंगे, हम हमारे ख्यालातों पर कायम रहेंगे। हम शिव शाहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा के साथ थे, आज भी है, आने वाले वक्त में भी रहेंगे, उससे बिल्कुल एक बाल बराबर भी हटेंगे नहीं। ये दादा ने अपने तौर पे साफ कर दिया। और दूसरी बात जो तुम्हारे हमारे ताल्लुक़ से है वो दादा ने साफ कर दिए की महाराष्ट्रातल्या अल्पसंख्याक समाजाला अजिबात घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाही। देखो दादा ने साफ तौर पे, जाहिरी तौर पे बता दिया, किसी के कान में नहीं बताया दादा ने। महाराष्ट्रातल्या अल्पसंख्याक समाज, विशेषतः मुस्लिम समाजाला घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाही। जोपर्यंत अजित पवार या सरकारमध्ये आहे त्यांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही। अरे हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है ना दादा ने। हालांकि ये बड़ा मुश्किल मामला है। गवर्नमेंट में 3 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट चला रही हैं, दूसरी 2 पार्टियों के ख्यालात अलग है। गवर्नमेंट में हम उनके साथ बैठे हैं, लेकिन हम उनको भी नहीं देख रहे, इनको भी नहीं देख रहे, उनके ख्यालातों को भी नहीं देख रहे। हम हमारे ख्यालातों पे कायम हैं। और सिर्फ दादा ने इतना बोल के खामोश रहे क्या? जब वक्त आया तो दादा ने अमली तौर पे बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब विशालगढ़ का हादसा हुआ, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने वहां जाना पसंद नहीं किया, जबकि 1 महीना पहले ही हमारे लोगों ने भर भर के वोट दिए थे लोकसभा में। इन लोगों को, जिनको वोट दिए थे, उसी का लड़का आके खड़ा होगा विशालगढ़ में हमारी मस्जिदों पर हमला करने, हमारे लोगों के घरों को आगजनी करने, हमारे बीवी और बच्चों को, औरतों को पीटने के लिए। ये एहसान का बदला था जो वोट 1 महीना पहले दिया गया था। किसी ने वहाँ जाना पसंद नहीं किया, हमें किसी ने मदद के लिए वहाँ आना पसंद नहीं किया, लेकिन अजीत दादा पहुँचे। आपने वीडियो देखा होगा, अजीत दादा पहुँचे, वहाँ जाके महकमे के जितने भी अफसरान थे सबको खड़ा किया, वहाँ का मुआयना किया और अफसरान को अपने अल्फाज में जो बताना था वो बताया की जे झालं ते ठीक आहे, पण इथनं पुढे एक ही तक्रार जर या विशाळगडवरनं आली तर या गडावरनं तुम्हाला घरी कसं पाठवायचं हे मला कळतं। और दादा ने उन लोगों को मुआवजा, जिनका नुकसान हुआ था, उन लोगों को वही मुआवजे का ऐलान किया और 3 दिन के अंदर कोल्हापुर गेस्ट हाउस में फिर आए और वो मुआवजे का चेक भी उनको दे दिया। कोई गया नहीं, सिर्फ अजीत दादा गए।
दूसरा हादसा हुआ सातारे में, पुसे सावड़ी में एक हमारा फसाद हुआ, एक नौजवान बच्चा शहीद हो गया। वहाँ का खुद एमएलए जो शरद पवार की पार्टी से था, उसने वहाँ जाना पसंद नहीं किया। मेरे ताल्लुकात आहे उनके, हम उसी एरिया से आहे। मी विचारलं त्यानं एका लग्नात भेटल्यावर, अहो बाळासाहेब म्हटलं तुम्ही गेला नाही, लोक नाराज झाले, म्हटलं अशा वाईट वेळेला प्रसंगाला तुम्ही जायला पाहिजे होतं तिथं। अरे जहाँ कैसे ऐसा हादसा होता है वहाँ का एमएलए दिल में प्यार हो नहीं हो, दिखावे के लिए तो कम से कम जाता है ना, जाके बोलता है ना, हमदर्दी जताता है, ए काय काळजी करू नका मी तुमच्यावर आहे, बोलता है ना कम से कम। वो भी जाना पसंद नहीं किया। तो उसने बोला काय सांगू इद्रिस भाऊ, आम्हाला फार अडचण झाली, जर मी त्यांना भेटायला गेलो तर समोरची मतं जातात, यानी एक नौजवान की लाश पड़ी है और इनकी वोटों की पड़ी है। लेकिन अजित दादा ने ये नहीं किया। 4 दिन के बाद सातारा दौरे पर थे अजित दादा, पहाटे 5:30 मला फोन आला की म्हटले अजित दादा पीएनी फोन केला, दादांनी निरोप दिलाय, पुसे सावळीला निघालेत आणि तुम्हाला पोचायला सांगितले। आता माझं गाव तिथनं 1.5 तास किती फास्ट आलो तर मी पोचलो सकाळी 7ला। 7 बजे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि उस घर में उस फैमिली के सबके साथ दादा बैठे हैं, क्योंकि वो नौजवान शहीद हुआ था, ऐसे वक्त शहीद हुआ था कि उसकी नौजवान बीवी हामिला थी, उसके 2 बच्चे थे, एक छोटी बहन एक छोटा भाई था, एक ज़ईफ़ माँ बाप थे, और इन सब को कमाने धमाने वाला वही था जो शहीद हो गया। दादा बैठे, उनसे बात की हर एक से, और दादा को ये ध्यान में आ गया कि अब इस घर का कोई पुरसाने हाल बचा नहीं। दादा ने बताया कि गव्हर्नमेंटकडनं मी तुम्हाला 5 लाख 10 लाख देऊ शकतो, पण 5 लाख 10 लाख दिल्यानं विषय संपणार आहे का? 5 लाख 10 लाख कभी तो खत्म हो गए और फिर आप लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरोगे। इसलिए बेहतर है कि मैं परमानेंट तौर पे कोई माश का इंतज़ाम करूं। और दादा ने वहाँ बैठे बैठे 2-3 जगह फ़ोन लगाए, और एक जगह जो शहीद हुआ था उसके बीवी का क्वालिफिकेशन अच्छा था, बैठे जगह उसके नौकरी का इंतज़ाम कर। ये तो काम किया दादा ने। लेकिन आपको बोलता हूँ, सियासी आदमी जो रहता है काम इतना करेगा, किसी पे इतना एहसान करेगा ना, उसको इतना बड़ा करके बताएगा। कभी आपने दादा के मुंह से आज तक सुने मी पुसे सावळीला गेलो आणि त्या शहीद झालेल्या मुलाच्या मिसेसला मी नौकरी लावली, पत्नीला नौकरी लावली, कभी बोले सुना है आपने? बिल्कुल नहीं बोले। दादा ने खुलूस के तौर पर उन्होंने काम किया है। इतना ऊंचा किरदार आज सियासत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा हादसा मीरा भाईंदर का। मीरा भाईंदर में कुछ तशद्दुद पसंद लोगों ने एक रैली की परमिशन ले ली। रैली की परमिशन का दिन था जुमा, रैली का टाइमिंग था 11 से 2, और रैली का रूट था 9 मस्जिदों से होता हुआ। अब आप बताओ, जुमा के दिन इस वक्त पर इस रूट से रैली निकलेगी तो रैली किस लिए निकाली जा रही है, उस रैली की नीयत क्या है, ये तो पहचानने के लिए ज्योतिषी की जरूरत नहीं। फसाद करने का ही मकसद था। अब लोग घबरा गए, परेशान हो गए। बम्बई हमारे ऑफिस आए, अरे बोले ये क्या है, आप बम्बई में बैठे हो, ये रैली की परमिशन देते हो? मैंने बोला भाई घबराते क्यों हो, आराम से। बोले नहीं ये क्या बराबर नहीं है, ये रैली निकलेगी तो फसाद होगा, ये होगा ते होगा। अबे घबराते क्यों हो, हम जाएंगे दादा के पास, क्योंकि दादा ने हमें लफ्ज़ दिया है, हमारी हिफाजत का जिम्मा दादा ने लिया है। हम पहुँचे दादा के पास। दादा ने बड़ी संजीदगी से इस बात को लिया, और दादा ने इसकी संजीदगी को समझे, गहराई को समझे कि क्या होने वाला है। पुलिस अफसरान को फोन लगाया, बोले तिथं वातावरण बिघडलेलं आहे, दंगल सदृश परिस्थिती आहे, आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही अशी रॅलीची परवानगी देता, महाराष्ट्र पेटेल नाही तर काय होईल। सामने से आवाज़ आई, हम रैली की परमिशन दे नहीं रहे थे, ऊपर से किसी ने हमको प्रेशर किया और इसलिए हमने परमिशन दी है। दादा ने बोले कि ठीक है, ऊपर से किसी ने बोला इसलिए आपने परमिशन दी, प्रेशर पे ना, मैं भी ऊपर से बोल रहा हूँ 2 घंटे के अंदर रैली कैंसिल होना चाहिए। अब 2 घंटे के अंदर रैली की परमिशन कैंसिल की गई। आप मुझे बोलो दादा ने ये नहीं सोचे कि रैली की परमिशन देने वाला भी मेरे बाजू में बैठा है, परमिशन देने वालों का ख्याल तो वाला भी बाजू में बैठा है,
अगर मैं इनकी रैली की परमिशन कैंसिल करूंगा तो ये खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। इस बात को दादा ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और सिर्फ एक बात दादा ने ठान ली थी कि इनका हिफाजत का जिम्मा मेरा है और मुझे किसी हालत में वो पार करना है। यानी अमली तौर पे दादा ने जो बात बोली थी, अल्पसंख्याक समाजाला घाबरण्याचं काही कारण नाही, जोपर्यंत मी सरकारमध्ये आहे की साला धक्का लागू देणार नाही। और वक्त ब वक्त ऐसे हादसात होते हैं जहां दादा हमें मदद करते हैं। ये तो हमारी हिफाजत की बात हुई, प्रोटेक्शन। दादा ने जब गवर्नमेंट में शामिल होने का फैसला लिया, सबसे पहले हम अक़लियतों वालों को बुलाए और बोले कि काय केलं पाहिजे सांगा। हमने बताया कि आज़ाद महामंडल है जो 25 साल पहले निकला है, जिसको 50 करोड़ रुपए खेती भांडवल ने तब दिया था और 30 करोड़ की गारंटी दी थी। आज हालात ऐसे हैं कि उस महामंडल में कुछ नहीं है। अगर उसको फाइनेंशियली मजबूत बनाया जाए, कुछ फंड दिया जाए, तो उसके बाद हमारे लोग जो गरीब लोग हैं, जिनके माश का इंतज़ाम होना है, एजुकेशन के लिए जिनको कुछ फंड मिलना है, ऐसे लोगों की ज़रूरियात पूरी होगी। दादा ने बोला ठीक है ना, किती द्यायचं सांग ना। अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक कारपोरेशन चलाने वाला आदमी, मेरा एक लिमिटेड सोच। मैंने बोला कि अब क्या बोलूं, अगर कोई ज़्यादा आंकड़ा बोल दिया तो दादा बोलेंगे अरे गवर्नमेंट चालू का तुझं महामंडळ चालू, आणि कमी सांगितलं तर म्हणणार काय मागायच तरी कळतं का नाही तुला। इसलिए मैंने अंदाजन ठोक दिए। मैं बोला 300-500 कोटी की व्यवस्था करा दादा। आपको बता दूं 2 दिन के बाद मैंने देखा कि दादा ने 500 करोड़ की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगाई और 700 करोड़ का खेलता भांडवल अलग से स्टेट गवर्नमेंट के फंड से दे दिया, और जिसको बढ़ा के 2 महीने में 1000 करोड़ दिया। अभी मैंने सुना बातों बातों में कि आज़ाद महामंडल में पैसा नहीं है करके बोलते हैं। बिल्कुल गलत है, जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। पैसा बिल्कुल है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि पहले जो पैसे दिए गए हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने दिया नहीं है, और जब तक तुम पहला यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते नहीं तब तक आगे का पैसा रिलीज होता नहीं। एक टेक्निकल पॉइंट है। इसके सिलसिले में मैं हमारे चेयरमैन जनाब मुश्ताक अंतोली साहब से भी बात कर चुका हूँ। वो भी जुटे हुए हैं कि किसी हालत में जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को इशू किया जाए, ताकि आने वाले और पैसों में लोगों की ज़रूरियातों को पूरा किया जा सके। एक काम किया। एक काम करने के बाद हम दादा के शुक्रिया अदा करने के लिए दादा के पास पहुँचे। बोले दादा तुम्ही फार चांगलं काम केलं, आता गोरगरीब लोकांना आमच्या मदत होईल। दादा बोले काय जाणार, काही होणार नाही। कर्ज दिल्या घेतल्यानं समाजाचा विकास होत नाही इद्रेस। त्यासाठी तुमची मुलं उच्च शिक्षणाकडे गेली पाहिजेत, तुमची मुलं शिकली पाहिजेत। आणि म्हणून मी त्यात हे केलं है कि जो बैरूनी ममालिक में हमारे बच्चे सीखने जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, बैंक वाले दरवाजे में खड़ा नहीं करते, उनके लिए दादा ने आज़ाद कारपोरेशन में 40 लाख रुपए तक का कर्जा उसमें प्रोविज़न की, 40 लाख तक का, और साथ में 10 लाख रुपए की उसमें स्कॉलरशिप भी जोड़ दी। म्हणजे 40 लाख ते आणि 10 लाख ते मिळणार, म्हणजे 50 लाख रुपये मिळणार। आणि मी डिसेंबरपर्यंत रिव्ह्यू घेतला कैलास भाऊ की काही लोकांनी याचा फायदा घेतला, काही नुसतंच बोलणं चाललं आहे। मी बघितलं की 75 मुलांनी त्याचा फायदा घेतला दिसंबर तक। अभी दिसंबर से आगे और क्या लिया है मुझे अभी इस वक्त का इल्म नहीं है, लेकिन दिसंबर तक 75 बच्चों ने इसका फ़ायदा लिया। ये हो गया। अब बोले दादा पूछते रहते बीच में एज्युकेशनसाठी काय केलं पाहिजे अल्पसंख्याकाच्या। आम्ही त्यावेळेला सांगितलं की दादा एक मार्टी हा एक विषय फार जुना, बरेच दिवसाची मागणी आहे आणि ते तुम्हीच करू शकाल, तुम्हीच त्यात भाग घ्यायला लागेल। मार्टी क्यों, मार्टी का क्या है फ़ायदा? इसलिए है कि मार्टी के ज़रिए से MPSC, UPSC, IAS, IPS ऐसे जितने भी इम्तिहानात हैं उसके लिए जो ट्यूशन मिलनी है, वो ट्यूशन अगर बाहर जाएंगे प्राइवेट में तो 10-10 लाख रुपए फीस है। हमारा बच्चा होशियार है, स्कॉलर है, लेकिन हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है बच्चे के, हमारा बच्चा महरूम हो जाता है, उस इम्तिहान तक नहीं पहुँचता। मार्टी के ज़रिए से दादा ने इंतज़ाम कर दिया। अभी हमारे इन बच्चों को ट्यूशन मिलेगी फ्री में। ये बच्चे कल MPSC, UPSC, IAS जैसे इम्तिहानात पास होंगे और कई आला ओहदों पर बैठे हमें नज़र आएंगे। बहुत बड़ा डिसीजन है। आने वाले वक्त में
हमारे बच्चों को हम देख सकेंगे कि आला ओहदों पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सचिव, उप सचिव, ऐसी जगह हमारे बच्चे बैठे नजर आएंगे। फाइनेंशियल मदद हो गई, एजुकेशनल मदद हुई। दादा बैठे बैठे एक बार बात निकाली, दादा ने बोले अरे काय तुमचं काय आहे, शाळांचं काय आहे, परिस्थिती काय आहे? काय नाही दादा, ते शाळांना आपल्याला मदत करावी लागेल, अल्पसंख्याक शाळांना, कारण अल्पसंख्याक शाळाकडे कोण बघत नाही। त्याची दारं तुटलेत, खिडक्या तुटलेत, स्लॅब पडलाय, कौलं फुटलेत, फरशी फुटल्या, काहीच नाही। मग ते देत होतं ना, आपलं शासन देतं ना दादा, ते देत होतं। ते 2012ला बंद झालं, 2-2 लाख रुपये देत होते 5 वर्ष। ते कधीच 2012ला बंद झालं, आज काही मिळत नाही। दादाने बोले नाही, आपण ते करायला लागेल, सुरू करायला लागेल। मला नुसता सुरू करून फायदा नाही दादा, त्यात वाढ केली पाहिजे। ठीक आहे, वाढ करू आपण। अब मुझे लगा कि 2 लाख का 5 लाख कर देंगे दादा, ज़्यादा बड़ा के मांगे तो क्या है, 2 लाखाचं 5 लाख देतील। पण नाही, दुसऱ्या दिवशी मी नोट बघितली, नोटमध्ये दादानी स्पष्ट शब्दात लिहिलं होतं की 10 लाख रुपये, 2 लाखाच्या ऐवजी 10 लाख रुपये आणि 5 वर्ष, म्हणजे 10 लाख 5 वर्ष 50 लाख मिळणार आमच्या शाळांना। आमच्या शाळेचं रूप बदलणार, शाळेत शिकायला येणाऱ्या मुलाला वाटणार की मी सुद्धा एका चांगल्या शाळेत शिकायला आलो आहे, आणि ती गोष्ट त्याला शिक्षण घ्यायला पुढं पाठवणार, पुढं मोटिवेट करणार। पण यासाठी सुद्धा आम्ही काही शिष्टमंडळ मिळालो, गेलो, दादांना भेटलो, फार चांगला निर्णय झाला म्हणून आता शाळांचं रूप बदलायला सुरू होईल। दादा म्हटले ठीक आहे बसा, कुठं निघालाय, बसा। बसलो। आपण फक्त एवढं केलं नाही। सुनो, बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ मैं आपके, और मेरे लिए एक शर्मनाक बात है। दादा ने बोले कि यात अपन मदरशाना सुद्धा घेतलेला है, और मैं आपको बता दूँ ये मार्च एंड तक, जब 31 मार्च था तब तक मैं जब गया उस डिपार्टमेंट में और जाके पूछा कि कितना पैसा बाकी है, उन्होंने 1-2 दिन का वक्त लिया और 2 दिन के बाद मुझे बताया कि 55 करोड़ रुपये बाकी है। मैंने कहा ठीक है, खर्च करा 31 मार्च पूर्वी, आमच्या लोकांच्या पदरात पडलं पाहिजे। उन्होंने कहा कि अभी इतनी शॉर्ट पीरियड में क्या होगा। 13 तारखेला मी गेलेलो, 13 मार्चला। ते म्हटले 15 दिवसात काय करू शकतो। मी म्हटलं दादानी जी स्कीम केली ना, सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवा आणि त्यांच्या जिल्ह्यातनं प्रस्ताव मागून घ्या, शाळांचे आणि मदरशांचे प्रस्ताव मागून घेतले। 29 मार्चपर्यंत जेवढे प्रस्ताव आले त्यातली जेवढ्यांनी कंप्लायन्स केलं होतं त्यांना दिलं गेलं। तो आकडा मी सांगतोय तुम्हाला, अधिकृतपणाने सांगतोय, 342 शाळांना आणि 110 मदरशांना 10-10 लाख रुपये आपण दिलो, 45 कोटी रुपये। कधीच नहीं, कभी मदरसों को गवर्नमेंट ने 2 रुपये दी सुना है आपने? आज 10-10 लाख रुपए मिल रहे हैं हर साल, 5 साल तक मिलेंगे। हमारे तो मदरसों का रूप भी बदल जाएगा। ये हुआ, बैठे बैठे बात चल रही थी, दादा ने बोले तुमचे लोकांचं लक्ष्य नहीं है मदरशावर। देखो मैं जो बात बोल रहा हूँ सुनो, बुरा मत लगाओ, जो हकीकत है उसको पेश करना है। बोले तुमच्या लोकांचं मदरशावर लक्ष नाही ड्रेस। म्हटलं नाही दादा, असं काय नाही, चुकीची समज आहे तुमचा। आमची स्थानिक तिथले लोक मदरशाची जबाबदारी पार पाडतात, तिथलं संचालन करतात, सगळं चालवतात। नाही, मदरशात शिकणारी तुमची मुलं दररोज सकाळी थंड पाण्याने आंघोळ करतात। थंडीचा मौसम असेल तरी थंड पाण्याने आंघोळ करावी लागते त्यांना, पावसाळ्यात सुद्धा थंड पाण्याने आंघोळ करावी लागते। त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होतो। मदरसेवाले मुद्दाम गिजर लावून त्यांना गरम पाणी देऊ शकत नाहीत, कारण विजेचं बिल भरमसाठ येणार। आपण एक काम करायचं, मदरशाना सोलर सिस्टम द्यायची। अरे कभी हमने सोचा मदरसों के बारे में? बोलो, मैं हो आप हो, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा मदरसा ऐसा ये है वो है, हम मदरसों को यूं करते, इतनी मदद करते, क्या करते? अरे कोई सफ़ीर आता है तो उससे पूछते पिछले साल की रसीद दिखा, इस साल का पैसा लेके जा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हम मदरसों के लिए। हमारे बच्चे मदरसे में किस तरह जीते हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस पर हमने खुद कभी गौर फिक्र नहीं किया। बेचारे वो अजीत दादा ने किया। मुझे एक बात बोलो कि जहाँ से हमारे हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं, मुफ्तियान तैयार होते हैं, हमारे दीन के रहबर तैयार होते हैं, वहाँ अगर उनको ये सहूलियात मिलेगी तो वो दुआ देंगे कि नहीं देंगे? और वो दुआ लगेगी कि नहीं लगेगी दादा को?
कि किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, इस बेचारे ने सोचा है। आज मालेगांव सिर्फ बोल के खामोश नहीं रहे दादा ने, मालेगांव के मदरसों को 4.5 करोड़ रुपए दिए, 4.5 करोड़। अभी उनके काम भी पूरे होते आए हैं। अब जैसे ही वो काम पूरे होंगे एक मॉडल बनाया जाएगा और सब मदरसों को सोलर सिस्टम दी जाएगी, जिसके ज़रिए से उनका लाइट का बिल का बोझ ख़त्म होगा और बच्चों को ठंडी के दिन में और ये जो मौसम ऐसा होता है, ऐसे मौसम में गर्म पानी से नहाने का इंतज़ाम मिलेगा। कौन किया आज तक हमारे लिए? हम तो वोट देते आए 50-50 60 साल से, जिनको कभी उन्होंने तो नहीं सोचा। ये है अजीत दादा। मैं आपको एक यकीनन एक बात बोलता हूँ, महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं, 6, सब पे नज़र डालो और इससे बेहतर कोई नेता, इससे बेहतर कोई मदद और इससे बेहतर कोई प्रोटेक्शन अगर कोई नेता देता है, कोई पार्टी दे रही है तो मुझे बताओ। चैलेंज है मेरा। और एक बात ध्यान में रखो कि हम ईमान वाले हैं तो ईमान के भी तो कुछ तकाजे हैं ना। ऐसे ही ईमान वाले हैं क्या? नहीं, मैं ईमान वाला हूँ, ईमान वाला। अरे क्या ईमान वाला है? हर वक्त तेरे ईमान का तकाजा तुझे क्या कहता है ये तुझे पूछना पड़ेगा। अब ये वक्त है ईमान का तकाजा क्या कहता है। हमारा ईमान का तकाजा ये कहता है कि जिस किसी ने आप पर एहसान किया उसका बदला एहसान से चुकाओ। ये है कि नहीं है? क्या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। अब इतने जो दादा ने जो काम किए, अल्पसंख्यक आयुक्तालय हो, बाकी की चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें बारीक सारीक। हमारे आज़ाद महामंडल में तो इस साल पहली बार ख़वातीन के लिए, बचत गट के लिए उनको भी 10-10 लाख का लोन का इंतज़ाम किया है। अब मैंने सुना कि यहाँ का कोई ऑफिसर है जो बता रहा है कि इसकी स्कीम नहीं है। ऑलरेडी मेरे साथ दौरे में थे मोबिन भाई, पूछो कि 28 प्रपोज़ल उस्मानाबाद के जो किए गए हैं वो पेंडिंग है। उन्होंने मेरे पास शिकायत की, मैंने उनके सामने ही फ़ोन पे किया, उनके भी 15 दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। यानी हमारे हर आदमी को, हर औरत को मदद करने की जिम्मेदारी ली दादा ने और निभा रहे हैं। अब ये किए हुई चीज़ें एहसान है कि नहीं है हम पे, ये को तय करना पड़ेगा ना आपको कि दादा ने जो किया एहसान है कि नहीं है। और अगर हम इसको एहसान मानते हैं तो एहसान का बदला तो एहसान से चुकाना पड़ेगा। अब एहसान क्या करना पड़ेगा दादा पर कि सियासी एतबार से हमें दादा के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आज 20 सालों से औरंगाबाद तापमान दुरानी दादा के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात बोल रहा हूँ मैं कि हमें पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ दादा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बड़ा अहम वक्त है। अब हमारे पार्टी दादा के बारे में कुछ अलग अलग बातें वक्त ब वक्त बोली जाती है, सुनाई जाती हैं। उसमें से एक बात है वक्फ की। टालेंगे नहीं हम चर्चा, हर चर्चा करने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि हम सही तरीके से जा रहे हैं, नेक नियति से जा रहे हैं और हमारा ज़मीर मजबूत है, ज़मीर को गवाह रख के जा रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे क्या अजीत दादा बोले, अरे काहे के पार्टी तुम्हारी, वो तो वक्फ बिल के साथ गए, वक्फ बिल को वो वक्फ बिल को पटिम्बा दिए ना। बोलते ना, बोलते कि नहीं? सच बोलो, चर्चा है कि नहीं है ना? तो सुनो, जब वक्फ का पहला बार बिल आया पार्लियामेंट में, देखो हमारे पास एक ही खासदार है, एक सुनील तटकरे साहब, एक ही खासदार है हमारे। क्योंकि उस वक्त तो लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। लोकसभा के टाइम तो लोग फतवे फतवे में घुस गए और सबके साथ हमारे भी चिंध्या हो गए। एक ही खासदार आ गया हमारा। मैं एतराज़ नहीं कर रहा, किसी से शिकायत नहीं है मेरी। लोकसभा के टाइम जो किया लोगों ने, वो क्यों किया वो भी मैं जानता हूँ। लोकसभा के टाइम हमारे लोगों के दिमाग में गुस्सा भरा था। 2 शख्सियतें ऊपर दिल्ली में बैठ के मुसलसल तौर पर हमें परेशान कर रही थी, हम पर सरासर जुल्म ढा रही थी और जुल्म ढाते ढाते हमारे दीनी चीज़ों के साथ उन्होंने खिलवाड़ शुरू कर दिया था, जो कोई सादा अदना से अदना भी मुसलमान हो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गुस्सा भरा था कि नहीं, इनकी छुट्टी करा देंगे। और वो गुस्से के तहत लोगों ने वोटिंग की, जो की ओपन सीक्रेट है, छुपाएंगे क्यों हम मुनाफिक बन के जिएंगे नहीं और मरेंगे नहीं। जो है, जो यहाँ का है मुंह पे बोलेंगे। अब यही हुआ ना,
लोकसभा के वक्त लोगों ने गुस्से के तहत आके वोटिंग की। अब उनके जिनको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था उनके 11-11 सीटें आ गई। कैलास भाऊ, विधानसभेच्या वेळेला बघितलं आपण, कोण विचारत होतं ना, कुत्र विचारत नव्हतं. साला हे आमचे मुफ्ती मौलवी लोकांना भडकवून काय तर हुसाबर करून हे लोक 11-11 सीट निवडून आले. आता ज्यांनी तिथं प्रतिनिधित्व करायला गेले तर पहिल्या वेळी ज्यावेळी वक्फचं बिल आलं पार्लियामेंटला, त्यावेळेला पार्लियामेंट में ऐसा तय हुआ कि ये बिल जेपीसी कमेटी को जाएगा और जेपीसी कमेटी में से इसमें जो कुछ भी बदल करना है, जो कम करना है, जो ज़्यादा करना है वो करके फिर वापस पार्लियामेंट में आएगा. अब जेपीसी कमेटी में हमारे पार्टी का एक ही खासदार जिसको नुमाइंदगी नहीं मिली क्योंकि हमारे पास नंबर ही नहीं थे. एकच खासदार असल्यामुळे आपल्याला जेपीसीमध्ये संधी मिळाली नाही, प्रतिनिधित्व मिळालं नाही. प्रतिनिधित्व त्यांना मिळालं ज्यांना आपल्या सर्व लोकांनी मतं दिली होती लोकसभेत. नाव सांगतो, नाव बाळ्या मामा म्हात्रे, तुतारीवाला, तो जेपीसी कमेटीत मेंबर होता. 5 मीटिंग झाले जेपीसी कमेटी के, 5 बैठक हुए. 5 के 5 बैठक में से किसी एक बैठक को भी वो हाजिर नहीं है. ये तुम्हारे साथ ईमानदारी का बर्ताव है? अरे हम इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनके वोट लिए हैं हमने, इनका मसला है, अहम मसला है इनका, और इन मसले के वक्त हम वहाँ जाना चाहिए, बैठना चाहिए. ये नहीं हे झालं पाहिजे, हे नहीं ये झालं पाहिजे, ये बोल के वो दुरुस्त करने का काम करना जिम्मेदारी उनकी थी. लेकिन 5 मीटिंग में वो हाजिर ही नहीं है. अब उसमें बदनसीबी ये थी कि हमारे को उसमें जेपीसी कमेटी में नुमाइंदगी नहीं मिली. तो अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं इसका हमको पता, इल्म होना ज़रूरी नहीं, और हुआ भी नहीं. उसके बाद जब पार्लियामेंट में बिल आया तो ये तय पाया हमारे पार्टी ने बैठ के, हम अक़लियतों के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ पार्टी बैठी, मशवरा किया कि क्या किया जाए. एक तो यह है कि हमारा एक ही एमपी है, अगर हमारा एमपी इसको वोटिंग नहीं करता है तो बिल रुकता है क्या? उसका जवाब था नहीं, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा नंबर थे. वो जो वक्फ बिल के समर्थन में जो लोग खड़े होने वाले थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, और इतनी ज़्यादा थी कि हमारे एक एमपी की वजह से वो रुक नहीं सकता था. अब जब एक की वजह से न रुक सकता है बिल, तो ऐसे हालत में अगर हम अपोज करके बाजू में बैठ जाए तो हमारी बात आगे कौन सुनने को भी तैयार नहीं होगा. तो बेहतर ये रहेगा कि कुछ वक्त हिकमत से, अक्लमंदी से काम लेना पड़ता है. इसलिए पार्टी ने यह तय किया कि चलो ऐसे भी वैसे भी बिल पास ही हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, हम बिल के साथ रहेंगे, लेकिन उनको हम शर्त डालेंगे कि 2-4 चीज़ें हैं जो अक़लियतों के लिए बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ें हैं और इनका दुरुस्त होना ज़रूरी है. ये सजेशन हम देंगे और ये सजेशन को उनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ वोटिंग कर रहे हैं. शॉर्ट नोट बनाई गई, मोदी और शाह को पेश की गई हमारे पार्टी की जानिब से. आपको बता दूं, बोगस बात करने वाला इद्रिस नाइकोड़ी नहीं है. आपको एविडेंस के साथ बताता हूं क्या हुआ. उसके बाद आपने पार्लियामेंट में अमित शाह का भाषण सुना होगा. अमित शाह के भाषण में एक जुमला उन्होंने ये बताया कि वक्फ बोर्ड में इसके बाद कभी भी गैर मुस्लिम को उधर प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा. हालांकि बिल में ये था नहीं, लेकिन स्पीच में बोले ना. स्पीच में क्यों बोल दिया उन्होंने? क्या ख्वाब गिरा था क्या? ये हमारी पार्टी ने जो शॉर्ट नोट दी थी ना, उस शॉर्ट नोट के आधार उन्होंने बात की थी. अब उसके बाद तो चलो खैर मामला सुप्रीम में है. सुप्रीम से अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि वो बिल में हमें जिस तरह का चाहिए वो बिल बन के इंशाल्लाह बाहर आएगा. लेकिन हमारी पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो इसलिए लिया कि अक्लमंदी से और हिकमत से कुछ वक्त काम करना पड़ता है. और जब हमने वो सजेशन दिए, उन्होंने उसके कंसिडरेशन का हमें आश्वासन भी दिया कि चला ठीक है, आप जो दे रहे हो हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपका समाधान करेंगे. और इस एतबार से उन्होंने उनके स्पीच में ये बात भी उनके मुंह से निकल गई, यानी हम सही हैं कि नहीं हैं. अगर हम बिल को अपोज करते और फिर बाद में बोलते कि नहीं ये ज़रा बिल दुरुस्त करके दो, वो बोलते अरे आपने तो वोटिंग की ना, आपने तो अपोज में वोटिंग की ना, हो गया ना आपका मसला, अभी आप नहीं आने का, इधर कुछ बोलने का नहीं हमारे को.
यही रहता है सियासत में। बेहतर है कि हम उनके साथ होके अपनी जितनी मांगे हैं उतनी मांगों को मनवा ले। ये अक्लमंदी की बात थी और एक काम हमारे पार्टी ने किया है। मैं आपको बोल दूं, एक नहीं बहुत सारी बातें हैं। अब कल एक वीडियो किसी ने छोड़ा, आधा ही छोड़ते हैं, आधा ही छोड़ते, पूरा नहीं छोड़ते। एक बीड़ में एक हादसा हुआ है, एक नौजवान लड़के को 12-15 नौजवान लड़के मिलके पीट रहे हैं। उसका वीडियो भी वायरल है, शायद देखा होगा आपने। एक जानवर को भी नहीं पीटा जाता, ऐसा पीट रहे थे उसको। अब दादा वहाँ के पालक मंत्री हैं। कल पत्रकारों ने पूछा दादा से, दादा ते ऐसा है काय चाल है? तो दादा ने बोले, उसके बारे में बोले की जनावरासारखं मारलेल्या त्या मुलाला मारलेलं मी बघितलं आहे। अशा जनावरासारखी मारहाण करणाऱ्यांना वेळ प्रसंगी लागला तर मोका लावा, ये दादा ने बोले। अब वो जो चैनल था जो उसने इधर का उधर कर दिया, उसने बोला जनावरांना मारणाऱ्याला मोका लावा। अरे कुर्बानी आ गई, बोले दादा ऐसा कैसा बोले? अरे ये सब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक हिस्से का पॉकेटमार लोग बहुत है मार्केट में। थोड़ा सा एहतियात बरतो, कैसा चलना ये भी सीखो और अक्लमंदी से काम लो। जो सामने वाला बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, गहराई कितनी है, उसको भी देखो, परखो। हम हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और हर चीज़ को सही तरीके से और सच सच बोलने की जिम्मेदारी और ताकत हिम्मत हम में है, क्योंकि हम सच पर हैं। वरना आते थे इधर उधर गोल मटोल बात करके चले जाते थे। अरे वक्फ का वो क्या नहीं, वो जरा ऊपर हमारा तय पाया था। नहीं, हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। किया ना मैंने वक्फ का खुलासा आपको। अरे जिनको नुमाइंदगी मिली थी उन्होंने नहीं किया, उनको पूछते नहीं आप? उनको पूछो ना, जेपीसी में थे बाबा, क्या की, कितनी मीटिंग अटेंड करें? मीटिंग अटेंड करने के बाद कौन से मुद्दे पर आप बोले, बोलो, दिखाओ। कुछ नहीं। और जिस दिन वो पार्लियामेंट में था, राज्यसभा में, उस दिन तो हमारे बड़े बड़े नेता निकल के आके बम्बई में क़याम को आए। यानी वो कुछ भी करे, हम ईमानदारी से जग रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम पर ही एतराज़ करोगे क्या? ऐसा नहीं है। दादा एक सच्चा और मजबूत ईमान वाला और मजबूत क्या कहेंगे उसे, अज़म वाला आदमी है। जो बोलता है वो करता है। अब ऐसे दादा के साथ हमारा इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है। मैं आया हूँ आड़ाओ बैठक के लिए, पदाधिकारियों ने क्या किया क्या नहीं 1.5 साल में, ये देखने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, मैं कोई ऑडिटर नहीं हूँ कि क्या किए दिखाओ। अरे क्या नौकर है क्या मेरे? ये भी कार्य करता है, समाज के लिए भागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमसे फ़ोन पर रब्ता कायम करते हैं। दादा को फ़ोन करते हैं, दादा ही तो ऐसा झाला है, मदद करा। मुझे फ़ोन करते हैं, यहाँ साहब ऐसा ऐसा हुआ है, आप मदद करो। काम करते हैं। अब हमारा तय ये हुआ है कि ये दौरा जैसी होगा असद भाई, हमारी जितनी कुछ ये जो कमेटियाँ हैं, ये है वो है, उसको हम रिवाइज़ करेंगे। तब तक हम कोई नियुक्ति नहीं देंगे, वरना लोग गलतफहमी करेंगे। कुछ विधानसभा वालों को यहाँ नियुक्ति देना था, मुझे पता है, लेकिन जो ऊपर से तय पाया है की दौरा संपेस तोपर्यंत कुठल्या नियुक्त्या द्यायचं नाही, आणि दौरा एकदा पूर्ण झाला की कुठल्या जिल्ह्यात कुणी काय केलं, काय चांगलं केलं, कुणी गुन्हे उधळलेत, सगळं बघून त्यांचं काय असेल ते विषय संपवला जाणार आहे। और असद भाई तुम्हाला खास करून सांगतो, कयूम भाई, गयास भाई, आप काम करने वाले लोग हो और दुनिया में यही होता है कि जो काम करता है ना उसी को लोग नाम रखते हैं, उसी को लोग नाम रखते हैं। जो दरख्त फलदार होता है उसी को पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर मारने वाले कितने ऊंचाई के हैं वो मत देखो। आप काम करते रहो, आप ईमानदारी से काम करते हो, आपको पूरी ताकत देने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। औरंगाबाद में जो भी मसले हैं, अभी गया था मैं 2-4 जगह जाके देख के आया। हज हाउस का भी इतना अच्छा यहाँ बन के तैयार है। अब ये है कि वो उसको ऐसा ही गिरने मत दो। यहाँ के मकामी लोगों ने बैठ के कुछ एक निज़ाम बनाओ कि वो बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन हो। हमारे बच्चों को वहाँ जो हज का मौसम है वो छोड़ के दिगर मौसम में हमारे बच्चों को बहुत सारा कुछ वहाँ सीखने को, मदद करने को मिले, वो भी अच्छा है। समाज के लिए भी कोई ऑडिटोरियम तो कितना अच्छा है वहाँ, ऑडिटोरियम तो एकदम मस्त है, माशाल्लाह है। मैंने देखा। अगला प्रोग्राम ले तो वहीं लो, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम वहीं लो।
तो ये सब बातें औरंगाबाद के एतबार से, अभी स्थानिक स्वराज संस्था की इलेक्शन आती है, हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि मेरे को नगर सेवक होना है। ये कुदरती बात है, कुदरती बात है ना। सियासत में काम करने वाले कार्यकर्ता को लगता है कि मैं नगर सेवक बन जाऊं। नगर सेवक बनने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं भी नीचे से आया हूं, मैं ऊपर से नहीं आया हूं। मैं भी पहले नगर पालिका का नगर सेवक था, फिर उपनगराध्यक्ष था, फिर नगराध्यक्ष था, फिर कारपोरेशन बनी, फिर कारपोरेटर बना, फिर स्टैंडिंग चेयरमैन बना, फिर बाद में महापौर बना। ऐसा नीचे से होते होते आया हूँ मैं। और एक बात बोलूँ गयास भाई, मैंने बोला आपको शफी भाई का फ़ोन आया था। ये शफी भाई क्या शख्सियत है पता है आपको? हमारे मीरज के शफी भाई जो है, एक वक्त था मैंने 5-7 साल उनके हात के नीचे उनके दुकान में मैंने काम किया। मैं बागवानाच्या हातात खाली तयार झालेला हा पट्टा आहे। हाँ, ये ध्यान में रखो। हाँ, तो ये बागवान बिरादरी से बहुत करीबी ताल्लुक़ है मेरा। लेकिन क्या होता है, सियासत में लोग वोट मांगने के लिए जब आते हैं ना, तो कितना गहरा ताल्लुक़ है ये बताते हैं। मैं वो काम नहीं करूँगा, मेरा हकीकतन गहरा ताल्लुक़ है उनसे। तो अभी बेचारों का फ़ोन आया था, मैं बात नहीं कर पाया था, लेकिन बात करूँगा मैं। तो बागवान बिरादरी भी बड़े मजबूती के साथ अजीत दादा के साथ बहुत सालों से खड़ी है। आने वाले वक्त में भी वो साथ में खड़े रहेंगे। आप बैठ के अच्छा सा निज़ाम बना लो और इधर उधर मत देखो, आप काम करने वाले हो, मैं आपके साथ हूँ, समझे? ये इलेक्शन में अब कार्यकर्ता को लगता है कि मेरे को टिकट क्यों नहीं देते ये लोग, लेकिन टिकट देने के लिए कुछ नॉर्म्स है। क्या नॉर्म्स है? उसमें से एक अहम बात यह है कि कुछ सर्वे आता है, सर्वे रिपोर्ट आते हैं। अब मैं आया, असद भाई के पास खड़ा हो गया, ए असद भाई मेरे को कुछ मालूम नहीं, मेरा बहुत वोट है उधर, मेरे साथ इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, ये आए त्यों आए। होता है इलेक्शन के टाइम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। मेरे को क्यों नहीं देता तू, मेरे को टिकट दे, ऐसा नहीं रहता। उसके साथ लग के जुड़ी एक चीज़ रहती है, सर्वे रिपोर्ट रहता है हमारा। जो सर्वे न हमारी पार्टी के लोग करते हैं, न कोई और करता है, थर्ड आदमी करता है, जिसका किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, और आपको पता भी नहीं चलता कि सर्वे करके कब चला गया। अब उसके सर्वे रिपोर्ट में कहीं तो आपका नाम आना चाहिए ना, 1, 2, 3 नंबर तक तो कहीं नाम आना चाहिए। आपका सर्वे में दूर दूर तक नाम नहीं आ रहा, और अब आके बेचारे असद पटेल पर जोर निकाल रहे हो। ऐसा नहीं होता। काम करो, काम करो, लोगों में अपना नाम बढ़ाओ, तब जाके आने वाले वक्त को आपको मौका मिल सकता है। हम चुनाव लड़ाएंगे तो क्या हाउस करके लड़ा रहे क्या? अरे हमारे लोग चुन के आना चाहिए, इसलिए तो चुनाव लड़ा रहे ना। क्या सिर्फ लड़ाने के लिए लड़ाने का है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि एक बहुत गहरी बात कि जब तक तुम लोगों में नीचे नहीं जाओगे, लोगों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा, सर्वे में आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए लोगों में जाओ। और 1-2 जिम्मेदारियां मैं आपको तय करके दे रहा हूँ, वक्त है अभी भी मेरे पास। एक संजीदगी से 2 बातें कह रहा हूँ मैं, सुन लो। पार्टियां तो आती रहेंगी, अपना अपना गाना बजाते रहेगी, लेकिन 2 चीज़ें हैं। इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका हमारे सामने है, एक बहुत अच्छा मौका हमारे सामने है। वो मौका क्या है? एक तो हमारी पार्टी इक़्तिदार में है, अल्पसंख्यक विभाग, विकास विभाग हमारे पार्टी की तरफ है 2, और तीसरा अल्पसंख्यक विकास विभाग और आपके दरमियान में एज अ मीडिएटर काम करने की जिम्मेदारी के लिए मुझे एमएलसी बनाया दादा ने। हम इक़्तिदार में हैं और अल्पसंख्यक विकास विभाग हमारी तरफ है। वो विभाग ऐसा विभाग है जिसके ज़रिए से हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब आप बोलोगे ये सब बड़े बड़े बात हुए, हम ना कौन पूछता है वहाँ, तुम ना कोई नहीं पूछता ना, इसलिए तो इद्रिस नायकोड़ी को तुम्हारे बीच में खड़ा किया दादा ने कि मीडिएटर बन के रहो, लोगों का राब्ता गवर्नमेंट से कराओ, लोगों को उनका फैसिलिटीज़ दिलवाओ। इसी काम के लिए तो मुझे रखा गया है, ये ड्यूटी है मेरी। तो एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का हमें फ़ायदा उठाने के लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हमारे जितने कब्रिस्तान और ईदगाह, दरगाह, मस्जिदों की जगह खुली पड़ी है ना असद भाई, पूरे एरिया वाइज 5-5 लोगों को अपॉइंट कर दो, और ये लोग जाके वहाँ से अगर खुली पड़ी है, उसको कंपाउंड की ज़रूरत है। अगर इस वक्त हम उसको कंपाउंड नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में कोई तशद्दुद पसंद आएगा
वहाँ बखेड़ा खड़ा करेगा और हम लोगों को मुंह देखते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वक्त से पहले एहतियात बरतना हमारा भी काम है। और अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से कब्रिस्तानों की कंपाउंड्स के लिए, ईदगाह के कंपाउंड के लिए बहुत सारा फंड मुहैया किया जाता है, लेकिन हम उन तक मांगेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अब वो मांगने का भी तो कुछ ढंग है, तरीका है। आप लोग ऐसे जो भी काम रहेंगे वो जमा करके असद पटेल के पास दे दो। असद पटेल हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, वो उस पूरे ज़िले के बनाएंगे एक, और फिर मुझे देंगे और मैं गवर्नमेंट में बैठ के आपको इंशाल्लाह मदद करने की कोशिश करूँगा। ये एक बात। आने वाला वक्त पता नहीं हमें, इतना साजगार वक्त होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी का वक्त बड़ा साजगार है इस कामों के लिए। दूसरा काम ये करो कि जहाँ जहाँ भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वहाँ जाओ, देखो इन लोगों ने बिल्डिंग परमिशन कभी ली है कि नहीं ली है। देखो हुआ क्या है, आनंद फानन में हम लोग रहने आ गए, बस जज्बे में आ गए और हमने एक मस्जिद बना दी है, ठीक है, कोई गलत काम नहीं किया आपने, लेकिन लीगलिटी भी कुछ देखना ज़रूरी है कि नहीं। आजकल बड़े कुछ तशद्दुद पसंद लोग फिर रहे हैं कि कुछ नहीं देखते, जाते एक माहिती के अधिकार में एक लेटर देते हैं की इथं इथं अमुक अमुक मशीद आहे, ह्याची परमिशन आहे की नाही बघा, परमिशन नसेल तर ह्यांच्यावर काय कारवाई केली सांगा। अब ऑफिसर क्या करेगा? आपने परमिशन नहीं निकाली तो ऑफिसर क्या करेगा? और फिर ऐसे वक्त नोटिस निकलती है, फिर हमको ढूंढते हैं। अब ऐसे वक्त हमारे पास आते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, और फिर बोलेंगे अरे क्या हो इदरीस नायकोड़ी यार, अपना आमदार है, क्या काम का है, कुछ काम का नहीं। क्यों बोले? अरे हम गए थे, वो मस्जिद की नोटिस आई थी, वो बोला अभी क्या कर नहीं सकता मैं इसमें। क्या करेगा इदरीस नायकोड़ी? क्या करेगा जब आपने परमिशन ही निकाली नहीं, उसके एतबार से कुछ काम ही आपने किया नहीं। हमारे ट्रस्टी मस्जिदों के आपस में भिड़े लड़े, इसी में मुब्तला है, किसी को पड़ी नहीं है। मैं सच बात बोल रहा हूँ, हक बात बोल रहा हूँ, लोगों को बुरी लगे तो भी चलेगा, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर आने वाले वक्त में कोई तशद्दुद पसंद ऐसी हरकत कर बैठेगा और फिर उस वक्त आप हमारे पास आओगे तो हमें भी तो एहसास है, हमें भी तो दर्द है अल्लाह के घर का। अब उस वक्त हम क्या कर सकेंगे? इससे बेहतर है कि वक्त आने से पहले आप बिल्डिंग परमिशन अभी भी लिए निकाला नहीं है तो भी कायदे में है कि तुम बंधे होंगे पहले, तो भी अभी भी परमिशन के लिए तुम प्रपोज़ल डाल सकते हो। प्रपोज़ल डालो, उसकी पोंछ लो, देते कि नहीं देते वो हम देख लेंगे, लेकिन आप अपना तो जिम्मेदारी पार करो, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करो। क्योंकि अभी देखो हर रोज़, मैं आपको बड़ी बात नहीं बोलता, आप बोलेंगे यार क्या ये आमदार है कि क्या है, मिनिस्टर है। हर रोज़ असद भाई रात में 11 बजते हैं तो 11 से 2 तक मेरा फ़ोन शुरू रहता है। हर रोज़ महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये मसला उठता है, हर रोज़। आने वाले वक्त में तो ये बढ़ेगा। उससे बेहतर है कि हम ऐसे लोगों को मौका क्यों दें, हम वक्त से पहले हमारा काम क्यों ना करें। तो ये सब कार्यकर्ताओं की 5-5 की टीम बनाओ और एरिया वाइज उनको दे दो जिम्मेदारी कि जो कब्रिस्तान ईदगाह की जगह का वो भी प्रपोज़ल आपको देंगे और मस्जिदों की मालूमात भी देंगे कि किसी मस्जिद की क्या है, जगह किसके नाम पे है, क्या है, प्रपोज़ल क्यों नहीं हो सकता, बिल्डिंग परमिशन क्यों नहीं मिल सकती, क्यों नहीं निकाली, मिलती है तो क्यों नहीं निकाली। ये तमाम बातों का पूरा खाका बनाओ और मुझसे बैठो, फिर आऊँगा मैं वक्त देके। यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस ऑफिसरान के पास जाएंगे, हम उस ऑफिस में जाएंगे। जनरली कारपोरेशन का रहता है, और अगर ग्रामीण का रहेगा तो वहाँ के ग्राम पंचायत वगैरह का रहता है। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये काम की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। आने वाली नस्ल ये कहेगी कि साला इन लोगों ने ज़िंदगी क्या जिए, कभी इनको जिम्मेदारी का एहसास था क्या नहीं था। आज हम पे ये वक्त आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है कि 2 कामों को संजीदगी के साथ करो। आप करोगे ना इंशाल्लाह। आप तमाम लोग इसमें कुछ वक्त दो। ध्यान रखो, जब तक हम किसी चीज़ में कुर्बानी नहीं देते वो चीज़ अपने कार्य खैर तक नहीं पहुँचती, अंजाम तक नहीं पहुँचती। इसलिए कुर्बानी का देना भी ज़रूरी है हमारा, कुछ वक्त की। बाकी क्या कुर्बानी है, अपने वक्त में से वक्त निकाल के चलो भाई मेरी जिम्मेदारी क्या है, कौन सी देहात में जाना है बोल, मेरे को कौन सी एरिया में जाना है बोल, मैं जाके आ रहा हूँ। जाओ बैठो, वहाँ का पूरा क्या है क्या नहीं देखो, कागज़ ला के दे दो, बस आगे का काम वो करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें अपने को वक्त देना ज़रूरी है।
पार्टियां तो बहुत आएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन जो सत्ता भी है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आने वाले वक्त में जो तशद्दुद पसंद लोग कुछ करने जाएंगे तो उनको ये मौका नहीं मिलेगा। एहतियात अगर आज बरतेंगे तो हम, ये बड़ी सीरियस बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप तमाम लोग, अभी जो काम हुआ है क्या नहीं हुआ, अड़ा हुआ बेड़ा हुआ सब पता है मुझे। असद भाई, मैं औरंगाबाद को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं, बड़प्पन नहीं करता। मैं हर आदमी को जानता हूँ, क्या है यहाँ का एक एक आदमी जानता हूँ। कुछ नहीं करेंगे, कोई खुद भी काम नहीं करेगा और काम करने वालों के लिए एक परेशानी खड़ा करेगा। लेकिन आप घबराओ मत, ये दौरा जैसे ही ख़त्म होगा पूरे झाड़ू मार के ख़त्म करूँगा। और एक बात, कुछ लोग हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को बता रहे कि हम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आ रहे हैं, ऐसा एक भास करते हैं। कुछ नहीं, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कोई दौरा किसी को दिया नहीं हमने। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी शिकायतें दौरे में आई हैं मेरे पास कि कोई आया बोले ते महामंडळ तो तुमचं असं करून देतो तसं करून देतो, लोगों को टोपियाँ डाल के चले गए। कोई आया बोले मैं अमुक अमुक आयोगावर आहे, मला PSP पडते तो हे करते तो, काय भुरटीगिरी आहे। आणि काय व्हायला लागलं आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांना येऊन हळूच कानात सांगायचं अमुक अमुक असोसिएशन आहे, तुला काय अल्पसंख्याक विभागातनं तुला काय निधी मिळाला का, तुला काय 4 पैसे मिळाले का, नाही ना, माझ्याकडे येतो, तुला इथं जिल्हाध्यक्ष करतो, तुला प्रदेशला घेतो। ही भुरटीगिरी है। तो ये ऐसे जैसे पॉकेट मार लोग घूमते हैं बाज़ार में, ऐसे भी कुछ लोग घूमते हैं। तो उधर मत ख्याल करो, अपने काम में रहो। जो काम हमारा होना है, जो हमको मिलना चाहिए, समाज को मिला के देने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, उसमें जुट जाओ। बाकी ये फालतू चीज़ों में जुटो नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ काम करते नहीं, ना कुछ काम किया इन्होंने, और काम करने वालों को परेशान करने का काम करेंगे। तो इन बातों को आप ख्याल में रखेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप तमाम लोग बड़ी देर से यहाँ बैठे हो और मेरे आने में कुछ ताख़ीर हुई, इसलिए फिर एक बार मैं आप तमामों की माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे ख़वातीन हजरात भी यहाँ बहुत सारे हैं बेचारियाँ, हालांकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को फिर घर जाके पूरा घर का पूरा मामला संभालना पड़ता है। फिर भी बेचारी इतनी देर से, हालांकि मैं हकीकत में मुंह पे अच्छा बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं, मुझे कोई अच्छा नहीं कहता क्योंकि सच बोलता हूँ मैं, लेकिन मैं सच्ची बोलता हूँ। इतने सुकून के साथ इतनी देर तक बैठे हुए ख़वातीन मैंने कहीं भी नहीं देखी। इसलिए आप तमामों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे लगता है असद भाई कि तुम्हारे यहाँ अपना अल्पसंख्यक में एक ख़वातीन का डिपार्टमेंट अलग करो, जिम्मेदारियाँ दो। हमारे ख़वातीन भी बाहर आना चाहती हैं, काम में रहना चाहती हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए एक अलग से यूनिट तैयार करो। ज़रूरी नहीं है कि हम बुर्का उतार के आ जाए रास्ते पे। अरे बहुत सारी है बीड़ में, अल्हम्दुलिल्लाह बीड़ में हमारी लेडीज़ विंग इतनी ज़ोर से चल रही है। हकीकत में महाराष्ट्र में एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बेचारी शाकिरा आपा करके बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे लेडीज़ भी उनके साथ हैं, और वो प्रपोज़ल बाकी के 1, 2, 3 योजना में सब जगह मदद करती रहती हैं। उस ज़रिए से लोग और भी जुड़ते हैं। तो लेडीज़ का भी विंग यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है। तो उनको भी थोड़ा सा मौका दो और उनको भी जिम्मेदारियाँ सौंप के यहाँ हो सकेगा उतना अक़लियतों का काम, अल्पसंख्यक का काम आने वाले वक्त में बढ़ाओ। यही काम हमें हमारे समाज को जो गवर्नमेंट से मिलने के फैसिलिटीज़ है, जो हक़ है, जो हिस्सा है, वो मिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे और उसके लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे। ऐसे उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। पक्ष का ये जो अल्पसंख्यक बैठक का जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये जो चलता रहेगा और उसमें मैं संयोजक माननीय गयास बागवान साहब को ऐसी दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना यहाँ पे मनोगत व्यक्त करें। गयास जी बागवान साहब। आज हमारे इस जलसे के रूह रवा इज़्ज़त नवाब अक़लियती सदर व आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस औरंगाबाद संभाजी नगर मध्य के अक़लियती सदर जनाब असद पटेल साहब, हमारे कार्य अध्यक्ष महाराष्ट्र मुबीन सिद्दीकी साहब, हमारे औरंगाबाद
शहर के कार्याध्यक्ष कयूम भाई, हमारे कन्नड़ से आए हुए अहमद भाई, हमारे साथी नवी पटेल साहब, और हमारे बिरादरी के भैया सेठ माजिद भाई, हमारे रियाज भाई बागवान, हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के ख़ास तौर से जो यहाँ पे शामिल लोग किसी पार्टी में आते नहीं, लेकिन हमारे आगरा पर उपाध्यक्ष हफीज़ अली साहब और हमारे नीलावर साहब, रफ़ीक भाई, हमारे यूसुफ कुरैशी साहब, ख़ास तौर से कुरैशी बिरादरी के सदर भी शामिल हैं यहाँ पे, और सभी मेरे भाइयों, ख़ास तौर से ये बागवान बिरादरी का हॉल हर समय दिया जाता है। जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रोग्राम हो और अगर पार्टी ने मांग करी तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर चीज़ से तन मन धन से हमारी पार्टी का हाल देते हैं। किसी ने ये गलत अफवाह फैला दी कि ये बागवान बिरादरी का प्रोग्राम है, माफ़ करना सर, बागवान बिरादरी का सिर्फ पार्टी को ताउन है, हमारा कोई इसमें प्रोग्राम हमारे तरफ से क्यों लिया नहीं गया। हम असद पटेल को और ख़ास तौर से आपकी सदारत में और आपको हम ये प्रोग्राम का और वो श्रेय देते हैं कि आप हमारे इस हाल में आए और हमको इज्जत बख्शी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम मेरे पार्टी के जितने पदाधिकारी आए इनका भी मैं सब शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम मेरे जो साथी है बागवान बिरादरी के और इस महल्ले के, इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज़। इसके बाद शहर जिला कार्याध्यक्ष माननीय कयूम भाई शेख, इनसे दरख्वास्त है कि वो अपना मनोगत यहाँ पर 2 शब्द में व्यक्त करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद शहर, यहाँ पे हमारे चहीते आमदार महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष इदरीस जी नाइकवाड़ी साहब, उसी के साथ हमारे कार्याध्यक्ष मुबिन सिद्दीकी साहब, और यहाँ पे आज जिन्होंने बहुत बड़ा दिल करके जो हमारे शहर में एक बागवान बिरादरी को लेके चलते हैं, और हमारी पार्टी में के नेता जनाब गयास बागवान साहब और हमारे नवी पटेल साहब, हमारे अहमद साहब मौजूद यहाँ पे, हमारे पूर्व विधानसभा के जिन्होंने बहुत अच्छा सूत्र संचालन और सब पार्टी का हमेशा से उनका योगदान रहता है, ऐसे हमारे नागेश जी भालेराव पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, उसी के साथ हमारे पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष विनोद जी जादव, हमारे मध्य विधानसभा के अध्यक्ष शेख रफ़ीक भाई, और हमारे युवा जो पिछले 3-4 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर के अंदर, अनिकेत जी निल्लेवार, और हमारे पदवीधर विधानसभा के जिला अध्यक्ष आलिम भाई शेख, और जिन्होंने आज यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम रखा शॉर्ट मैसेज पे, यहाँ पे सब लोग आए, जिनके कहने पे हमारे असद पटेल साहब शहर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग औरंगाबाद, और हमारे गौस भाई कार्याध्यक्ष, और सामने बैठे हमारे शेख सलीम भाई एसएस, और जिनका नाम नहीं लूँगा मैं माफ़ी चाहता। मेरे को बताया गया कि जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को चालू करके, लोग बहुत देर से बैठे, ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मौजूद सभी मेरे बड़े भाई, हमारे नेता, हमारे और सामने बैठे हमारे बहन, इन सब का आज इस प्रोग्राम में माननीय इदरीस जी नाइकवाड़ी साहब के एक मैसेज पे यहाँ पे हम सब जमा हुए। आज हमारा प्रोग्राम लेने का मकसद है, आने वाले दिनों में महानगर पालिका इलेक्शन तो है, मगर जब से इदरीस नाइकवाड़ी साहब ने इस पद का कार्यभार संभाला है, मेरे हिसाब से उनका 4था-5वां दौरा इस शहर के अंदर है। इस शहर से उनको लगाव है, सिर्फ इलेक्शन के माध्यम से वो नहीं आते। उनको मालूम है कि अल्पसंख्यक समाज को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शिक्षण, आरक्षण और दूसरे विषयों में हमारा समाज पिछड़ा है। उनको किस तरीके से माननीय अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में हम उसको प्रवाह में लाए, ये हमेशा कोशिश हमारे इदरीस नाइकवाड़ी साहब, हमारे मुबिन भाई की रही है। और इसी के नक्शो कदम पर हमारे असद पटेल हो गए और शहर के सभी हमारे नेता और हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया देशमुख, और आज इस प्रोग्राम में हमारे आमदार सतीश चौहान साहब भी आने वाले थे, मगर किसी वजह से उनको न्योता नहीं गया यहाँ से।
मेरे को, मैं उनके ऑफिस पे फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि भाई निमंत्रण, जी जी, तो इस वजह से वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। आज यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज के मसले हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले जब से हमारे अजीत दादा पवार साहब इस महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने संभाले है, तो हमारे पहला काम और फर्स्ट प्रायोरिटी देने का काम वो अगर किसी समाज के लिए कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक समाज के लिए कर रहे हैं। हमने देखा है कि जिस तरीके से हम पिछले 30-40 साल से सेकुलर पार्टी के अंडरटेकिंग में और उनके विचारों के नेतृत्व में हमारा समाज काम कर रहा था, पिछले 30-40 साल से जो बताते थे कि हम अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारा भी समाज उनको रेडीमेड, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 15-20 सालों में नाइकवाड़ी साहब, आमदार साहब, पिछले 15-20 सालों में कांग्रेस पार्टी हमारे ज़िले के अंदर, कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना बोले तो उसको 3 लाख मतदान का डीडी यहाँ पे तैयार है। 3 से 4 लाख मतदान ऐसे मिले जाते हैं अल्पसंख्यक के, अगर जिसको भी कांग्रेस टिकट देंगी तो रेडीमेड मतदान रहता है। उसको कोई अगर उम्मीदवार उसके घर पे नहीं भी गया, वो समाज के मसले मसाइल उन्हें हल नहीं भी करा, तो भी एक पार्टी के नाम से, एक सेकुलरिज्म के नाम पे से उसको 3 से 4 लाख इस जिले के मतदान आसानी से मिल जाते थे। तो हमने देखा पिछले बार नितिन पाटिल, उनका नाम वो आज हमारे पार्टी में, मगर उनका नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि उन्होंने इलेक्शन लड़े, पार्टी ने हमारे ऊपर थोप दिया उम्मीदवार, इलेक्शन लड़े, गायब हो गए। हमने भी 2.5-3 लाख मतदान उनको ऐसे ही दे डाला सिंबल के ऊपर। उसके बाद उसके पहले एक आमदार को दिए। अभी भी पिछली बार महायुति के अंदर, महाविकास आघाड़ी में जब हमारी पार्टी एक थी, महाविकास आघाड़ी में यहाँ के पुराने खासदार को टिकट दिए। उन्होंने भी मतदान के टाइम पे अल्पसंख्यक के लिए बड़ी बड़ी बातें करे और आज गायब है। आज हमारे मसले मसाइल के नीचे, मतलब हमारा समाज एक पार्टी पे जब भरोसा करता है, एक नेता पे जब भरोसा करता है, तो फिर वो उम्मीदवार नहीं देखता। मगर यहाँ पे उम्मीदवार नहीं देखा गया, यहाँ पे कोई समाज नहीं देखा गया। यहाँ पे अजीत दादा पवार साहब ने मतदान नहीं लिया। ऐसा कोई इलेक्शन अभी हुआ नहीं कि अजीत दादा का कोई कैंडिडेट यहाँ पे लड़ा है शहर के अंदर, मगर फिर भी समाज ने बढ़ चढ़ के उस दादा की पार्टी को एक्सेप्ट किया है, मगर 20%। मगर अजीत दादा जिस तरीके से उनके विचार है, मैं आपको बताता हूँ, इस शहर के अंदर, इस महाराष्ट्र में 6 पार्टी आज 3 विरोध में है और 3 सत्ता में है। मगर आज अगर कोई मुसलमान समाज की बात कर रहा है और कोई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, तो वो सिर्फ अजीत दादा पवार साहब कर रहे हैं। और वो अजीत दादा पवार साहब वो नेता है जो दिलेला शब्द आणि वचन पाळणारा नेता बोले तो अजीत दादा पवार साहब है। वो कोई समाज को नहीं देखते। तो इसलिए पिछले कई सालों में जिस महामंडल को 50 कोटी 100 कोटी के ऊपर आज तक निधि नहीं मिली 30 साल के अंदर, मगर अजीत दादा पवार साहब ने उस महामंडल को, मौलाना आज़ाद विकास महामंडल को 1000 कोटी देने का काम करा है। उसके बाद हमारे 5 साल से इस शहर के अंदर से, यहाँ से, ये ऐतिहासिक शहर है, यहाँ से मार्टी कृति समिति काम कर रही थी कि मार्टी को अमल बजावनी में लाओ। मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर एक ऐसी समिति है जिसके माध्यम से हाई एजुकेशन के अंदर हमारे समाज को बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला था और बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। हज़ारों कोटी की नीति के उसके माध्यम से, मार्टी के माध्यम से हमारा समाज मुख्य प्रवाह में आने वाला था। मगर पिछले 5 साल से किसी ने ये मार्टी लगाने का काम नहीं किया, वो सिर्फ अजीत दादा पवार साहब ने करे। मार्टी एक ऐसी समिति है जिस तरीके से हमारे दलित भाई बार्टी के माध्यम से शिक्षण में फ़ायदा ले रहे, हमारे ओबीसी समाज बार्टी के माध्यम से, महाज्योति के माध्यम से लाभ ले रहा है, मराठा समाज इसका लाभ ले रहा है, वैसे ही मार्टी समिति के माध्यम से हमारे समाज को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और ये काम अगर किसी ने किया तो अजीत दादा पवार साहब ने करे। और उसकी स्थापना इस शहर के मार्टी कृति समिति के हमारे अजहर भाई यहाँ पे मौजूद है, उनकी टीम यहाँ मौजूद है। उन्होंने एक अच्छी पहल आज से 5 साल पहले की थी और उसका पाठ पुरावा करे, पैर में भिंगरी बांध के उसका पूरा पाठ पुरावा करे और उसको आज लागू करने का काम हमारे अजहर भाई की टीम ने करा। उसका भी श्रेय हमारे अजहर भाई को जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े निर्णय
अगर कोई ले सकता है अल्पसंख्यक समाज के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए, तो वो माननीय अजीत दादा पवार साहब है। मैं भरोसे से कहता हूँ, मुझे 18 साल इस पार्टी के अंदर हो गए, मैंने देखा अजीत दादा पवार साहब का काम। अगर आप भी एक निवेदन छोटा सा कुछ लिख के देंगे, समाज के बारे में रहो या हमारे पे जुल्म होने दो या कोई विषय में, माननीय अजीत दादा पवार साहब उसकी दखल लेते और उसके ऊपर काम करते। पिछले मीटिंग में हमारे नाइकवाड़ी साहब भी उस मीटिंग के अंदर थे, रमज़ान के अंदर 26-27 रमज़ान की बात है। मैंने एक विषय में अजीत दादा पवार साहब को मुंबई में एक मीटिंग के दरमियान उनको एक लेटर दिया था कि दादा, यहाँ पे अनेक मंत्री इस शहर के अंदर आते हैं, अनेक आमदार हमारे इस शहर के अंदर आते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट रहने की वजह से हर मंत्री यहाँ पे टकराता है, मगर कोई मंत्री यहाँ पे रुकता नहीं, अपने दौरे कंप्लीट करके वो चले जाता। वो मंत्री ने हमारे समाज की बात सुनना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुनना चाहिए। वो बात को ध्यान में रखते हुए माननीय अजीत दादा पवार साहब ने ये विषय लागू कर दिए कि इस शहर में जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मंत्री आएगा वो कार्यकर्ताओं की, अल्पसंख्यक की बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की अगर कोई दखल लेता होगा तो वो अजीत दादा पवार साहब है। आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं इतना ही बोलूँगा हमारे नाइकवाड़ी साहब को, साहब यहाँ पे हमारी पार्टी बहुत फंड दे रही है, हमारा नेता हमारे लिए बहुत चिंतित है, मगर जिस तरीके से यहाँ पे मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का ऑफिस है, उस ऑफिस के माध्यम से यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिजनेस लोन हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को दिए जाते हैं बिजनेस करने के लिए, शिक्षण में पढ़ाई के लिए लोन दिया जाता है, मगर वहाँ पे बजट नहीं रहने की वजह से बजट मुक्तासर है, मांगनी हज़ारों की है मगर बजट मुक्तासर है। तो मैं एक मांगनी करूंगा हमारे नाइकवाड़ी साहब से, आमदार साहब से, कि यहाँ पे जो बजट हमारे खास करके मराठवाड़ा में और हमारे शहर में जो बजट दिया जा रहा है 500 कोटी, 400 कोटी, 150 कोटी, उसको डबल किया जाए, क्योंकि वो बजट पुरने रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ गई और लोगों की मांगनी भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के बजट को बढ़ाया जाए। और दूसरे तरीके से उस लोन को लेने के लिए जो बहुत सारे नियम लगाए गए, बहुत सारे हमारे को PR कार्ड देना पड़ता, 7/12 देना पड़ता, ये बहुत सारे गरीब लोगों के पास नहीं है, उतनी एक आठ उसमें से निकालनी चाहिए ताकि वो आसानी से ये लोन ले सके और उसकी फेड भी कर सके। तो अभी एजुकेशन, अभी 10वीं के एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद आगे हमारे समाज के लिए बहुत सारे, हमारा समाज पढ़ाई के लिए आज बहुत सीरियस है। हमने देखा कि आज रिक्शा ड्राइवर भी होली क्रॉस में और कैम्ब्रिज में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है साहब यहाँ पे। तो इसलिए उनको भी थोड़ा हाथ-बार लगाने की ज़रूरत है। आप विधानसभा में हमारी बात रखिए ताकि यहाँ के महामंडल जो यहाँ पे औरंगाबाद में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके और हमारे काम ज़्यादा से ज़्यादा ये आसानी से हो सके, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ। और आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, मैंने 2 मिनट ज़्यादा लिया, मैं माफ़ी चाहता। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, जोर से आवाज दो जरा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, नाइकवाड़ी साहब तुम आगे बढ़ो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाच्या बैठकीसाठी उपस्थित असलेले राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष, धडाडीचे लोकप्रिय आमदार, माजी महापौर इद्रिसजी नाईकवाडी साहेब व विचार मंचावर बसलेले सर्व पदाधिकारी, मी नाईकवाडी साहेबाबद्दल एकच सांगेन, मी मुंबईला नेहमी जात असतो। साहेबांच्या कार्यालयामध्ये जवळपास 50-100 लोक संपूर्ण महाराष्ट्रातून नेहमी येत असतात। मी सर्व अल्पसंख्याकांच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की असा नेता तुम्हाला भेटणार नाही, अशा नेत्याच्या मागे भक्कम उभं राहा। आज साहेब आमदार आहे, उद्या मंत्री होईल, पण ते कशाच्या जोरावर होईल? तुम्ही त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले तर। आपण कार्यकर्ते येऊन मोठ्या मोठ्या गप्पा करतो, पण जेव्हा वेळ आली त्यांच्या पाठीमागे उभा राहायची तर आपण बाजूला जातो। त्यामुळे महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक आघाडी इतकी मजबूत केली पाहिजे की अजितदादांनी त्यांना म्हटलं पाहिजे की इद्रिस नाईकवाडी साहेब तुमचं काम खूप चांगलं आहे, आता आम्ही तुम्हाला आमदार केलं, आता तुम्ही मंत्रीच्या पात्रता आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी इद्रिस नाईकवाडी साहेबासोबत उभं राहावा, एवढं विनंती करताना माझे 2 शब्द संपवतो। जय